दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन ज्ञानोस्फीयर एडू यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अपन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपना जो लेवल है वो नेट के क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करवा रहे हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों पोटेंशियल बैरियर या रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल स्टेप तक अपन ने सारी बातें पढ़ ली थी। आज अपना नया टॉपिक है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। बीएससी थर्ड ईयर यूजी की क्लासेस अपनी चल रही हैं। तो दोस्तों देखिए किस हिसाब से अपन विभव रोधिका को सॉल्व करते हैं। अब इसमें पोटेंशियल बैरियर की अपन बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले पोटेंशियल किस हिसाब से है, तो देखिए पोटेंशियल ये डिस्टेंस और v के बीच का ग्राफ, ये डिस्टेंस है x, ठीक है। और इसमें अपन बात करें कि ये पोटेंशियल की विड्थ ऊंचाई है और कहाँ तक है, ये यहाँ तक की ऊंचाई है इसकी, ठीक है भाई। और यहाँ से इसको अपन क्या कर देते हैं, मिटा दिया। ये x इक्वल्स टू 0 है और ये दोस्तों क्या है, x इक्वल्स टू a है, ठीक है। और ये पोटेंशियल हो गया, ठीक है। पोटेंशियल विड्थ होगी, vx और x में ग्राफ है, ये v0 क्या है, फाइनाइट। यहाँ से लेके x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू a तक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, v0 है। ये जो रीजन है यहाँ पर v इक्वल्स टू क्या है, 0, v0 यहाँ पर है। ये फर्स्ट रीजन मानेंगे, ये सेकंड रीजन मानेंगे और ये दोस्तों थर्ड रीजन मानेंगे, ठीक है। इसमें दो केस अपन डिस्कस करेंगे। एक तो जो पार्टिकल की टोटल एनर्जी है E, वो ये है, ठीक है। और एक पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या है, ये अपन मान लेते हैं एक एनर्जी ये। तो ये तो क्या होगा, E इज ग्रेटर देन v0, ये केस हो गया। और ये क्या हो गया, E इज लेस देन v0। बहुत ध्यान से अपन को ये करना है। दूसरी बात, ये जो पोटेंशियल बैरियर अपन ने लिया है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, इसमें आप देखिए ध्यान से विड्थ कितनी है दोस्तों, x बराबर 0 से a है, यानी विड्थ a ही है। कई बार माइनस ए, x बराबर माइनस ए टू x बराबर a है, तो वहां विड्थ कितनी हो जाती है, 2a। इस बात का आप ध्यान रखोगे। कई बार डायग्राम में ये अपन डिस्कस कर रहे हैं x इक्वल्स टू 0 से a, यानी पोटेंशियल जो बैरियर है रेक्टेंगुलर जो विभव रोधिका है उसकी विड्थ कितनी है, a विड्थ की है। यानी इसकी विड्थ कितनी है दोस्तों, विड्थ है इसकी a, ठीक है। लेकिन कई बार x इक्वल्स टू माइनस ए टू x इक्वल्स टू प्लस a, और मैंने आपको ये डिस्कस करके बताया कि विड्थ कैसे मतलब चेंज होते हैं पीछे के वीडियो में। तो यहाँ से विड्थ कितनी होगी, x इक्वल्स टू a माइनस माइनस a, तो ये कितनी हो जाती है, a प्लस a। तो विड्थ यहाँ कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, जब x इक्वल्स टू माइनस ए टू x इक्वल्स टू प्लस a है। लेकिन फिलहाल अपन को केवल इतना ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो डायग्रामेटिकली अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। इसको यदि अपन मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहे तो vx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, vx इक्वल्स टू 0 जब x इज ग्रेटर देन 0 या x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। और ये कौन सा है भाई, फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट क्षेत्र हो गया। या v इक्वल्स टू v0 जब x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और a से छोटी है। ये कौन सा क्षेत्र है अपना, सेकंड क्षेत्र है, यानी सेकंड रीजन हो गया। और थर्ड वाला कौन सा हो गया, 0 जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन a, ठीक है। या अपन सिंपली इसको ये भी लिख सकते हैं, vx इक्वल्स टू v0 कब, जब 0x a और ये 0 अदरवाइज, ये भी अपन लिख सकते हैं इसको, तो भी एक ही बात है। ये कौन सा क्षेत्र हो गया, सेकंड क्षेत्र हो गया, और ये कौन सा हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड क्षेत्र हो गया। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है। दूसरी बात, इसको अपन कौन सी स्टेट कहते हैं, बाउंड स्टेट भी बोलते हैं दोस्तों, अनबाउंड स्टेट अपन बोलते हैं। इसमें जो वेव फंक्शन है वो साइन और कोस की टर्म में नहीं होता, दैट इज अनबाउंड। यहाँ जो वेव फंक्शन होगा इस रीजन में वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग या एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, या चरघातांकी बढ़ता हुआ या चरघातांकी घटता हुआ। तो ये क्या है, अनबाउंड स्टेट है। और इस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, आयोनाइज स्टेट भी इसको बोला जाता है। अब अपने पास में इसको अपन सोल्व कर रहे हैं, वही अपने पास में श्रोडिंजर की इक्वेशन। तो हम जानते हैं, वी नो दैट श्रोडिंजर इक्वेशन, इसको वन डायमेंशनल एक्स एक्स डायरेक्शन में अपन मानते हैं। तो श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस vx साई x और इक्वल्स टू आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, e, और इनटू क्या हो जाएगा, साई x।
लेकिन इसमें रीजन है 2। तो अपन पहले रीजन के लिए काम करते हैं, किसके लिए, व्हेन E इज लेस देन V0, कि V0 का मान पोटेंशियल वो बड़ा है, यानी अपन ये वाली कंडीशन इसकी लेके चल रहे हैं, E इज लेस देन V0। इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस रीजन के लिए अपन डिफाइन कर रहे हैं, जैसे पोटेंशियल स्टेप को भी अपन ने डिफाइन किया उसी हिसाब से। तो इस रीजन के लिए अपन श्रोडिंगर इक्वेशन को यदि डिफाइन करें तो ये क्या जाएगा, देखिए ध्यान से, श्रोडिंगर इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं d2ψ/dx², ठीक है, प्लस 2m/h², ठीक है, और E माइनस V0, एक बार ऐसे में लिख लेता हूं इसको, ψx = 0। यहां से देखिए, अब पहले रीजन की अपन बात करें तो V0 है, तो पहले रीजन के लिए तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी E - 0, यानी E आ जाएगा। यही हो गया पहले रीजन के, तो क्या है ψx, ये कौन से रीजन बराबर 0, ये फर्स्ट क्षेत्र के लिए। ऐसे ही कौन से, थर्ड क्षेत्र के लिए भी आ जाएगी, केवल 2m ही आ जाएगा। थर्ड क्षेत्र के लिए d2ψ/dx² प्लस 2m/h² इंटू E और इंटू ψx, इसमें यहाँ साई फर्स्ट डाल दो तो ये साई फर्स्ट हो जाएगा, ये यहाँ साई थर्ड डाल दो तो ये साई थर्ड हो जाएगा। ये कि भी किसके लिए आ गया, थर्ड क्षेत्र के लिए, ठीक है। और दोस्तों सेकंड क्षेत्र की अपन बात करें तो उसके लिए क्या आ जाएगा, d2ψ/dx², बड़ा कौन सा इसमें, Vx बड़ा है, Vx बड़ा है तो V में से क्या हो जाएगा, E घट जाएगा, d2x/dx² प्लस, हाँ, प्लस 2m/h² और V0 माइनस E, क्योंकि V0 बड़ा है, V0 बड़ा है तो V0 माइनस E, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा ψ2x बराबर 0, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें तो इसके अपन सॉल्यूशन लिखना चाहिए, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन अपन क्या लिखें, अपन ने लिखा है सॉल्यूशन साई फर्स्ट, तो यहाँ V पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल 0 है तो यहाँ प्लस का निशान आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या आ गया दोस्तों, प्लस का निशान आ गया, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे भाई, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा साई फर्स्ट = A e⁻kx प्लस B e⁻−kx, ठीक है। इसको मैं समीकरण 1 दूंगा और जहां k की वैल्यू मैं लिखूंगा, जहां k इक्वल्स टू कितना है 2me/h², क्या है दोस्तों 2me/h²। साई सेकंड के लिए लिखना चाहें तो साई सेकंड की भी यही हालत है, क्योंकि पोटेंशियल का मान क्या है, नहीं साई सेकंड में V0 ये नहीं है, V0 की वैल्यू ज़्यादा है, V0 की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ यह बीच में माइनस आएगा और क्या आ जाएगा 2m/h² और क्या आ जाएगा V0 माइनस E, ठीक है, V0 माइनस E आ जाएगा। तो यहाँ से साई सेकंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AB, कोफिशिएंट C आ गया, और C को अपन क्या लिखेंगे e⁻k1 x प्लस D e⁻−k1 x, ठीक है। और यहाँ k1 की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी 2m/h² और V0 माइनस क्या हो जाएगा E आ जाएगा अंडर दी रूट, क्योंकि सॉल्यूशन अपन ने अक्सर ये समीकरण नंबर 2, और k की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2m/h² V0 माइनस E। ऐसी जब भी प्रॉब्लम आती है उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक तो अपन सॉल्यूशन लिखें कैसे इक्वेशन का, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे लिखें कि भाई ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है पहले कि सॉल्यूशन अपन कैसे लिखें, अलग से भी मैंने प्रॉब्लम बताई है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ यदि पोटेंशियल एनर्जी नहीं है या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी कम है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, ओसिलेटरी सॉल्यूशन होगा। ओसिलेटरी का मतलब e⁻kx हो सकता है, e⁻−kx हो सकता है, sin kx हो सकता है, cos kx होता है, दैट इज ओसिलेटरी वेव फंक्शन। और यदि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू E से ज़्यादा है तो वेव फंक्शन क्या होगा, या तो डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग या एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग होगा, ये अपन ने लिख दिया साई सेकंड में। और साई थर्ड के लिए अब ध्यान देखिए, साई थर्ड रीजन A B C D कोफिशिएंट आ गए, EF तो F e⁻kx प्लस E e⁻−kx, k की वैल्यू वही है क्योंकि यहां पर 0 है। लेकिन ध्यान से देखिए कि एक बार जैसे पार्टिकल इधर आ गया, एक बार पार्टिकल इधर आ गया तो इसके बाद में यहां से वापस रिफ्लेक्ट होने के लिए, यानी प्लस इन्फिनिटी में वापस रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई वेव है ही नहीं, कोई वेव नहीं है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी दोस्तों टेंस टू 0। इसको जीरो करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था कि वेव किधर जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, किधर जा रही है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो
इसको अपन जैसे ही सोल्व करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो ये वेव फंक्शन यहां से क्या हो जाएगा, ब्लोज अप हो जाएगा। ठीक है, ये इंसिडेंट होगी। ठीक है, हाँ, तो ये होगी। तो साई थर्ड इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों, एफ ई टू द पावर आइटा इंटू के एक्स। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3 समीकरण हो गए अपने पास में, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन आ गई। अब अपन को क्या करना है भाई, अपन को तो ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं, जैसे पोटेंशियल स्टेप में अपन ने किए वैसे। तो यहां से अपन क्या लगाएंगे, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड, कहां पर, एट एक्स बराबर 0, ये दोनों बराबर होंगे। या क्या होना है, इनका एक एक डेरिवेशन, वो भी क्या होगा, ये मैंने आपको डिस्कस कर चुके हैं, एट एक्स बराबर 0। ठीक है भाई, इनको जैसे अपन अप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड पर तो क्या होगा, ठीक है, साई फर्स्ट एंड साई सेकंड। तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी, भाई x बराबर 0 रखोगे फर्स्ट और सेकंड, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, c प्लस डी। ये समीकरण आ जाएगा कौन सा, 4। एक एक बार अवकलन कर दोगे इसका, तो आइटा के a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, k1 और c माइनस क्या हो जाएगा, d। ये समीकरण नंबर 5। ऐसे ही अप्लाइंग अनदर बाउंड्री कंडीशन, अप्लाइंग अनदर बाउंड्री कंडीशन। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है भाई, x बराबर a पर है, x बराबर a पर अपन बात कर रहे हैं, तो साई सेकंड बराबर साई थर्ड, कहां पर, एट x बराबर a। बाउंड्री कंडीशन आप देख सकते हैं। एंड दूसरा क्या है, इनका डिफरेंशिएशन, साई सेकंड का अवकलन इक्वल्स टू क्या होगा, साई थर्ड का अवकलन, और ये भी क्या हो जाएगा, एट x बराबर a। तो ये दोस्तों एक तो बाउंड्री कंडीशन कौन सी होगी, ये वाली बाउंड्री कंडीशन होगी। एक बाउंड्री कंडीशन कौन सी होगी, ये होगी। पहली बाउंड्री कंडीशन से ये 2 समीकरण आ गए, और इस बाउंड्री कंडीशन से भी देखिए अपने पास में क्या जाएंगे, 2 समीकरण आ जाएंगे। साई सेकंड ये है, एट x बराबर ये, तो क्या होगी वैल्यू, साई थर्ड को मैं पहले लिख लेता हूं, तो लिखा तो देखो एफ ई टू द पावर आइटा के इंटू ए लिखा है, x बराबर ए बराबर क्या हो गया भाई, सी ई टू द पावर k1 इंटू ए, ठीक है, प्लस डी ई टू द पावर माइनस k1 इंटू ए। ये समीकरण नंबर 6, ये भी बाउंड्री कंडीशन आ गई। और एक बार इसका क्या करना है अपन को, अवकलन करना है, कहां पर, x बराबर a पर। तो यहां से क्या जाएगा, आइटा के, इसका अवकलन करना है अपन को, तो f ई टू द पावर आइटा के इंटू ए इक्वल्स टू k1 आ गया, दोनों में सेम है, क्या आ जाएगा भाई, c ई टू द पावर k1 इंटू ए माइनस डी ई टू द पावर माइनस आइटा k1 इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 7, यानी इक्वेशन 4, 5, 6 और 7 को अपन को सॉल्व करना है। लेकिन अपन इतनी माथापच्ची में नहीं जाएंगे, अपन को फिजिक्स देखनी है, नोट मैथमेटिक्स अपन को कैलकुलेट नहीं करनी है। तो अपना जो टारगेट है वो क्या है भाई, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अपन जानते हैं पोटेंशियल स्टेप में मैंने आपको बताया है। तो देखिए रिफ्लेक्शन, अपना जो टारगेट है वो है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन या ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। 4, 5 और 6, 7 इन समीकरणों से अपन को a b अपॉन a c अपॉन a इस हिसाब से वैल्यू अपन को निकालनी है। लेकिन अपन फालतू में क्यों इतनी बड़ी माथापच्ची करें, अपन डायरेक्ट एक टर्म को याद रखेंगे। तो क्या है दोस्तों, देखिए r जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो क्या है, j रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी रिफ्लेक्टेड वेव्स की, और j इंसिडेंट। ध्यान से आप देखो तो देखिए भाई ये है, तो इसमें ये तो है इंसिडेंट और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, तो इसका अपन करंट डेंसिटी निकालेंगे। करंट डेंसिटी का वही फॉर्मूला, J बराबर आइटा h क्रॉस अपॉन 2m साई स्टार डेल साई ओवर डेल x माइनस साई डेल साई स्टार अपॉन डेल x।
ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन को पता है वही क्या आएगा, क्या आएगा भाई, एच क्रॉस के अपॉन एम बी, रिफ्लेक्टेड का मैग्नीट्यूड क्या है बी स्क्वायर एम्पलीट्यूड, और एच क्रॉस के अपॉन एम, और क्या हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर, एच क्रॉस के एम से कट गया तो ये क्या जाएगा मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर। जैसे ही दोस्तों ये वैल्यू पुट करोगे और इसको सोल्व करेंगे अपन तो अपने पास में एक इक्वेशन आएगी जो अपन को याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी गणित करके करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाओगे। एग्जाम में अपन को इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1 मिनट बहुत काफी है, ठीक है। तो अपन को ये याद करना है कि इक्वेशन 4, 5 और 6, 7 से अपन को b अपॉन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो वैल्यू कितनी आएगी वो आपको याद रखनी है, r इक्वल्स टू 1 प्लस 4e v0 माइनस ई, 4e v0 माइनस ई, ठीक है, बटे v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, और क्या है दोस्तों k इंटू ए है, ये बात आप ध्यान रखोगे। और इसकी घात क्या है -1 है, इसकी घात क्या है -1 है, इसको अपन समीकरण नंबर देंगे 8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। r इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस 4e v0 माइनस ई बटे v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर k इंटू ए, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट t बराबर क्या हो गया दोस्तों j है, ट्रांसमिटेड का मतलब जो निकल गई बाहर, j ट्रांसमिटेड अपॉन क्या है j इंसिडेंट, तो इंसिडेंट का तो एम्पलीट्यूड क्या है ए स्क्वायर है, और ट्रांसमिटेड कौन सी है दोस्तों f, जो बाहर निकल गई साइड थर्ड, यानी जो सेकंड रीजन को पार करके थर्ड रीजन में निकल गई वो है, और उसका एम्पलीट्यूड क्या है f, तो ये क्या हो जाएगा वही f के साथ में k ही है, तो h क्रॉस k अपॉन m मॉडुलस ऑफ f स्क्वायर बटे h क्रॉस k अपॉन m मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर। तो यहां से अपन को f मॉडुलस स्क्वायर अपॉन a मॉडुलस स्क्वायर चाहिए, और f मॉडुलस स्क्वायर अपॉन a मॉडुलस स्क्वायर t इक्वल्स टू आपको याद रखना है 1 प्लस, ठीक है, ध्यान से देखो इसमें 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस इसका जस्ट उल्टा v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k इंटू ए बटे क्या है दोस्तों 4e, और ये क्या हो जाएगा v0 माइनस ई। क्या है, कोई परिवर्तन है क्या, बस एक उल्टा है और एक उल्टा है। इसमें देखो v0 स्क्वायर कहाँ है नीचे है, और इसमें v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k इंटू ए, सॉरी k1 इंटू ए, क्या जाएगा k1 इंटू ए, क्या जाएगा k1 इंटू ए, v0 स्क्वायर k1 इंटू ए। देखिए ध्यान से बहुत अच्छे से, देखिए दोस्तों ये हो गया, ये भी क्या है k1 इंटू ए है, और ये भी क्या है k1 इंटू ए है, और इसकी घात कितनी होगी -1। इसमें अंतर क्या है, r में देखो 1 प्लस 4e v0 माइनस ई बटे v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k1 इंटू ए, ये की घात -1, और इसमें ये है बस एक में ऊपर नीचे है और जस्ट इसका क्या है उल्टा है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया अपने पास में 9। समीकरण 8 और 9 को आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इन फॉर्मूलों के बेसिस पे अपन ऐसा कर सकते हैं। इक्वेशन 8 और 9 को अपन सोल्व करें तो वी कैन प्रूव, इन दोनों इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 9 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं अपन r प्लस टी, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट दोनों को यदि अपन जोड़ेंगे दोस्तों तो ये क्या होगा r प्लस टी बराबर 1 होगा। और यहां से यदि ये चीज है तो अपन क्या कह सकते हैं कि प्रायिकता फ्लक्स अर्थात प्रायिकता फ्लक्स संरक्षित रहता है, अर्थात
प्रायिकता फ्लक्स संरक्षित रहता है। प्रायिकता फ्लक्स क्या रहता है? संरक्षित रहता है। किसके कारण? R प्लस टी बराबर 1 के कारण। डायरेक्ट अपन जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक हो गए, पहले इसमें द्विपद प्रमेय लगाएंगे फिर अपन इनको जोड़ेंगे, तब ये मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी? R प्लस टी बराबर अपने पास में क्या हो जाएगी दोस्तों? 1 हो जाएगी। इसको अपन को ध्यान में रखना है। और R प्लस टी बराबर 1 की वैल्यू, जैसे R की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर दी, T की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो T बराबर क्या हो गया दोस्तों? 1 माइनस R। यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है और बच्चे गलत करते हैं इसको। T बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस R से कि आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू दे दी जाती है और आपको यह कहा जाता है कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सीधा सीधा प्रायिकता फ्लक्स संरक्षित रहता है या दिस कंजर्वेशन लॉ, फ्लक्स डेंसिटी कंजर्वेशन लॉ हो गए R प्लस टी इक्वल्स टू 1, तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगी दोस्तों? 1 माइनस R। यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये जो अपन ने डिस्कशन किया है, ये जो अपन ने मैथमेटिक्स की है, इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो देखिए मैं आपको बात आगे बता रहा हूं कि फ्रॉम दिस डिस्कशन क्या क्लियर चीज हो रही है, वो इंपॉर्टेंट बात है। फ्रॉम दिस डिस्कशन क्या है? व्हेन E इज लेस देन V0, कि E जो कुल ऊर्जा है पार्टिकल की वो V0 से कम है। E इज लेस देन V0, then there is a probability of finding the particle in third region, थर्ड जो रीजन है, क्या है कि यदि E की वैल्यू कम है, किससे? V0 से E की वैल्यू कम है, फिर भी देयर वाज ए प्रोबेबिलिटी व्हेन E इज लेस देन V0। ये इंपॉर्टेंट बात है कि E का मान है वो V0 से कम है दोस्तों, देन देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन थर्ड रीजन। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि देयर इज नो एनी प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द पार्टिकल इन थर्ड रीजन। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, अपन ने पोटेंशियल स्टेप में मैंने ये बात आपको लिखवाई है, नोट करवाई है, तो वही बात है, व्हेन E इज लेस देन V0 देन देयर इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन थर्ड रीजन। दिस phenomena is known as barrier। मैंने वहां भी लिखवाया है बैरियर पेनिट्रेशन और टनलिंग इफेक्ट और टनल इफेक्ट। और ये कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन अल्फा डीके एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग प्रकीर्णन में यह पाया जाता है कि देयर वाज सम प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसको फाइंड करने की कुछ न कुछ क्या होती है दोस्तों? प्रोबेबिलिटी होती है। जबकि क्लासिकली पार्टिकल अपन देखें तो क्लासिकली थर्ड रीजन में पार्टिकल संभव ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि इन फॉर्मूलों में क्या हो जाए, ये दोनों जो सूत्र अपन ने लिखे हैं इनमें क्या हो जाए भाई, लिमिट E टेंस टू V0 है कि जो पार्टिकल की एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई कहां चली जाए? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर चली जाए। कहां? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर चली जाए। अपन मान रहे हैं यदि क्या मान रहे हैं? इफ लिमिट E टेंस टू V0, if limit E टेंस टू V0 कि E का LIM लिमिट E टेंस टू V0 हो जाए, E का मान है वो V0 के इक्विवेलेंट टेंस होने लगे, तो क्या हो जाएगा? देन
K1 इंटू ए क्या हो जाएगा, टेंस टू 0, क्योंकि K1 की डेफिनेशन, K1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और क्या है V0 माइनस ई अंडर द रूट, ये है K1 की वैल्यू, देख लो ये V0 माइनस ई। तो जब e का मान V0 के बराबर होने लगेगा तो ये वैल्यू क्या, K1 की वैल्यू 0, तो K1 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड उस टाइम में साइन हाइपरबोलिक K1 इंटू ए क्या हो जाएगा भाई, बहुत अल्फ है, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, K1 इंटू ए आ जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों, K1 इंटू ए आ जाएगा। तो तब K1 इंटू यदि ये आ गया तब किसकी वैल्यू भाई, t की वैल्यू, देखिए देन t का लिमिट e टेंस टू v0, लिमिट e टेंस टू v0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 प्लस t, तो 1 प्लस v0 स्क्वायर, ठीक है 1 प्लस v0 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक K1 इंटू ए, यानी K1 इंटू ए और इसका स्क्वायर है, तो दोस्तों क्या आ गया K1 स्क्वायर ए स्क्वायर बटे 4e और क्या हो जाएगा V0 माइनस ई, यही है फॉर्मूला V0 माइनस ई, और इस पर क्या लगा दी घात अपन ने -1 लगा दी, देख लो चाहे 1 प्लस V0 स्क्वायर K1 स्क्वायर A1 ए स्क्वायर 4e और V0 माइनस क्या लगा दी अपन ने e लगा दी, यहां से देखिए 1 प्लस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों V0 स्क्वायर अपनी जगह है, V0 स्क्वायर इंटू K1, ये रहा स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो देखिए मैं लिख रहा हूं K1 की वैल्यू 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर V0 माइनस ई, ठीक है K1 की जगह लिख दिया, इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर, इंटू क्या हो गया ए स्क्वायर बटे 4e और V0 माइनस क्या हो गया e, और ये ब्रैकेट बंद और घात कितनी होगी -1। अब देखो दो चीज कट रही है, वो कट गई, देखो ये वाली इससे कट गई पूरी टर्म, ये 2 ये 2, और V0 किसको अप्रोच कर रही है, e को अप्रोच कर रही है, तो e की एक घात इस V0 से काट दें अपन, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट क्या है बराबर हो रहे हैं, तो ये कट गई, तो बचा क्या, वही अपन को लिखना है, जो क्या बचा वो अपन को लिखना है। तो देखिए यहां लिख दे रहा हूं, तो t लिमिट e टेंस टू V0 बराबर e टेंस टू V0, क्या बचा देखिए ध्यान से 1 प्लस ऊपर बचा m बच गया, V0 बच गया, तो m V0 ए स्क्वायर, देख लीजिए m V0 ए स्क्वायर बटे 2 और h क्रॉस स्क्वायर बटे 2 h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, की घात कितनी हो गई -1, कितनी होगी -1। यहां इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि एक V0, यहां V0 स्क्वायर है और यहां नीचे e है, तो ये e है दोस्तों वो एक V0 से कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि e की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, V0 को अप्रोच कर रही है, ठीक है, किसको अप्रोच कर रही है, V0 को अप्रोच कर रही है। तो जब लिमिट e टू V0 होता है तब t लिमिट e टेंस टू, तो 1 प्लस m V0 ए स्क्वायर अपॉन 2 h क्रॉस स्क्वायर की घात कितनी हो गई -1 हो गई, और ये समीकरण नंबर अपने पास में क्या आ गया 10। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिए ये वाली जो टर्म है, ये जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या कहलाती है, इन इक्वेशन 10 m V0 ए स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर is known as opacity, is known as opacity of potential barrier, potential rectangular barrier, ओपासिटी का मतलब है ट्रांसपेरेंट हो जाना, क्या हो जाना, ट्रांसपेरेंट हो जाना। और ये खास बात क्या है, ये विमाहीन राशि होती है दोस्तों, क्या है, विमाहीन राशि होती है। इसमें एक चीज का आप ध्यान रखोगे, m पार्टिकल का मास है, V0 पोटेंशियल एनर्जी है, 2 नियतांक है,
एच क्रॉस भी नियतांक है, इसमें विड्थ है वो क्या है, ए है। जब विड्थ यदि ए की जगह 2a हो जाएगी, जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि अपन ने जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर ली है उसकी विड्थ है 0 से a तक, यानी उसकी विड्थ क्या है a, जबकि एग्जाम में आपको -a से +a भी विड्थ आ सकती है, तब अपन विड्थ की जगह क्या यूज करेंगे, 2a यूज करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गई बात? तो देखो, इज नोन एज ओपेसिटी ऑफ पोटेंशियल रेक्टेंगुलर बैरियर, दैट इज, इसका मतलब क्या है भाई, दैट इज मेजरमेंट, that is measurement of opacity, measurement of opacity of potential, opacity of potential barrier. It is dimension, it is dimensionless quantity, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक कंडीशन और है, क्या है भाई, इफ, यदि क्या है, k1 इंटू ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम 1, कि k1 जो a है उसका मान क्या है, 1 से बहुत ज्यादा बड़ा है। 1 से यदि इसका मान बड़ा है तो दोस्तों साइन हाइपरबोलिक k1 इंटू ए को अपन क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं अपन 1/2 e⁻ k1 इंटू ए। अब कोई कहेगी सर ऐसे कैसे लिखा आपने, तो इसका जैसे साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर क्या होता है, e⁻θ प्लस e⁻ थीटा। साइन हाइपरबोलिक थीटा की क्या होता है, फॉर्मूला मैंने लिखवा चुका हूं, e⁻θ माइनस e⁻θ बटे कितना होता है दोस्तों, 2i। तो यहां से अपन केवल 2, हाइपरबोलिक में केवल हाइपरबोलिक थीटा की बात कर रहे हैं, आइटा नहीं आएगा। तो ये क्या है, e⁻θ/2, यहां से ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 1/2 e⁻ k1 इंटू ए। या अभी आप यही याद रखो, जब मेरी मैथमेटिकल फिजिक्स जो पीजी की जो क्लास चल रही है उसमें मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाया है, वहां मैंने ये फॉर्मूले लिखाए हैं आपको, साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ e की पावर और साइन हाइपरबोलिक थीटा इन द फॉर्म ऑफ e की पावर। तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। पीजी की जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें लाप्लास एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म एक टॉपिक है, वहां वो क्लास है, उसमें से आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा हूं वो एकदम सही है। साइन हाइपरबोलिक k1 इंटू ए का मान अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2 e⁻ k1 इंटू ए अपन लिख सकते हैं। कब, जब k1 a क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, तो यदि ये इतना हो गया तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ध्यान से, t ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है, बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, बच्चे इनको रटते हैं, तो रटने से तो अच्छा है कि अपन ढंग से इसको समझ लें। तो देखिए k1 इंटू ए वेरी वेरी ग्रेटर देन फ्रॉम 1 हो गया, तो यहां से अपन बात करें तो क्या हो गया, t ट्रांसमिशन कोफिशिएंट t अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 1 प्लस v0 स्क्वायर, v0 तो है ही, v0 स्क्वायर e⁻2 k1 इंटू ए, क्योंकि स्क्वायर है, साइन हाइपरबोलिक का स्क्वायर है दोस्तों, तो स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो e⁻2 k1 इंटू 4 और 4 वहां से मल्टीप्लाई नीचे 4 ऑलरेडी है t में, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 e, और ये क्या हो जाएगा v0 माइनस ई की घात कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है, और t अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, 1 को यदि अपन नेग्लेक्ट मान लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 e v0 माइनस ई बटे v0 स्क्वायर और e⁻2 k1 इंटू ए, क्या हो जाएगा। इस फॉर्मूले से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और ये फॉर्मूला यहां से देखो, t समानुपाती किसके, e⁻2 k1 इंटू ए, ठीक है ना। और ये कहां अपन यूज लेते हैं, गमाउ थ्योरी ऑफ अल्फा डीके में काम लिया जाता है। किस में काम में लिया जाता है,
अल्फा डीके में इसको काम में लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 घात और आ जाएंगी, तो e टू द पावर माइनस क्या हो जाएगा 4k1 इंटू ए, वहाँ अपन काम में इसको लेते हैं। तो ये क्या है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इसको अपन बोल सकते हैं, या ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी अपन बोल सकते हैं। और यहाँ से कई बार ये डायरेक्ट रिलेशन भी पूछा हुआ है कि t किसके समानुपाती होता है, वेयर k1 इक्वल्स टू क्या है दोस्तों 2m/h क्रॉस स्क्वायर, v0 माइनस क्या है ही e, और क्या हो जाएगा अंडर द रूट। ये जो ट्रांसमिशन है ये भी आपको डायरेक्ट याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है। ये कंडीशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, जिनको आपको याद रखना है। ये होगी अपनी कौन सी, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, कब, जब E का मान क्या है V0 से लेस देन है। तब अपन ने क्या निकाल लिया, R भी निकाल लिया और अपन ने क्या निकाल लिया, T भी निकाल लिया। ठीक है, अब अपन बात करें कि भाई इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो देखो मैं वापस बनाता हूं एक बार डायग्राम, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी अपन डिफाइन कर देता हूं मैं आप लोगों को। देखिए ध्यान से कि ये Vx यहां दिखाई नहीं देगा, इधर बनाता हूं। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर चल रहा है, ये Vx अपना, और ये V0, ये x बराबर 0, x बराबर a, और ये V0। यहाँ से अपनी एनर्जी क्या थी दोस्तों, ये वाली एनर्जी थी। ठीक है, ये E। तो पार्टिकल का क्या होगा कि पार्टिकल ऐसे इधर तो क्या है दोलन करेगा, ऐसे यहाँ तक दोलन कर दिया। कैसा कल वेव फंक्शन है, ओसिलेटरी टाइप। ठीक है, ये अपन ने लिखा है साई फर्स्ट, और जैसे ही इसमें करेंगे तो इसके बाद में क्या होगा, वेव फंक्शन ऐसे, वेव फंक्शन क्या हो जाएगा ऐसे डिक्रीज, ऐसे जैसे यहाँ आ गया फिर ऐसे डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज ऐसे, ऐसे डिक्रीज। ठीक है भाई, डिक्रीजिंग ऐसे एक ही लाइन आएगी, ऐसे डिक्रीज ऐसे। ठीक है, डिक्रीज हो गया वेव फंक्शन, और उसके बाद में वापस क्या हो जाएगा, ओसिलेटरी टाइप हो जाएगा, और फिर लौट कर वापस नहीं आएगा। यहाँ लौट कर वापस आ सकता है, टू एंड फ्रो मोशन भी है यहाँ इस रीजन में। ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, और ये क्या होगा थर्ड रीजन है। और ये अपना क्या है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर ये है अपने पास में। और ये Vx, और ये क्या है अपनी पार्टिकल का ग्राफ है। पार्टिकल वेव लाइक भी है और पार्टिकल की नेचर ऐसे इस हिसाब से। बस ये है कि इस सेकंड रीजन में ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग टाइप का होगा, ये अपन को ध्यान में रखना है। फर्स्ट रीजन में ओसिलेटिंग, और थर्ड रीजन में क्या हो जाए, ओसिलेटरी टाइप का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं सेकंड केस की, कि भाई रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है और उसका दूसरा जो केस है उसमें एनर्जी E है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है यानी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी फर्स्ट रीजन में भी ओसिलेटरी टाइप, सेकंड रीजन में भी ओसिलेटरी टाइप, और थर्ड रीजन में भी कैसा होगा, ओसिलेटरी टाइप वेव फंक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए अपन बात कर रहे हैं सेकंड, इसका जो क्राइटेरिया है E का, एनर्जी का। when E is greater than V0, E का मान है वो V0 से ज्यादा, ये सेकंड केस है। तो क्या होगा भाई, Vx, ये लो, V0, x बराबर 0 से x बराबर a, ये V0 हो गया, दैट इज Vx। और यहाँ जो एनर्जी है दोस्तों वो क्या है, ये है एनर्जी, क्योंकि ये E है और ये V0 है, तो E का मान क्या है, E इज ग्रेटर देन क्या है दोस्तों, V0 है। E का मान क्या है, V0 है। तो ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, और ये थर्ड रीजन है। दोस्तों रीजन के अकॉर्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना और रीजन के अकॉर्डिंग उनका सॉल्यूशन लिखना मैंने अलग से एक क्लास ली है। ग्राफ कैसे आ रहे हैं, ग्राफ की भी मैंने 2 क्लासें ली हैं, बहुत डिटेल से मैंने ग्राफिकल आपको एक्सप्लेन किया है। और मेरे हिसाब से तो मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को, बड़ा ही नहीं कर रहा, कि यदि आप ईमानदारी से मेरी क्लास ले लिया हो आपने, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। मैंने ग्राफिकली भी अलग से एक्सप्लेन किया है, कैसे इसको अपन निकालते हैं वो भी अलग से एक्सप्लेन किया है। नेट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहे हैं
कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैंने सारी डिस्कस की है। तो आप इनको सीरियसली एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड रीजन हो गया, थर्ड रीजन हो गया। मैंने बता दिया कि ई का मान है वो तीनों से ज्यादा है, तीनों से ज्यादा है, तो तीनों रीजन में जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा, ऑसिलेटरी टाइप का होगा। तो लिख लेते हैं अपन। तो देखो साई फर्स्ट ऑसिलेटरी टाइप होगा, तो साई फर्स्ट वही काम अपना, तो ए ई टू द पावर आइटा के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आइटा के एक्स, यानी ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टिंग दोनों होगी। फिर साई सेकंड, इसमें भी ऑसिलेटरी, तो इसके कोएफिशिएंट ए बी, उसके क्या हो जाएंगे सी डी, तो सी ई टू द पावर सेकंड रीजन है तो आइटा के वन इंटू एक्स प्लस डी डी और क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस आइटा के वन इंटू एक्स, क्योंकि के वन और के और के वन दोनों अलग अलग हैं। और साई थर्ड रीजन में क्या हो जाएगा भाई एफ, तो ई एफ ए बी सी डी ई ले लो, ठीक है। ई टू द पावर क्या हो जाएगा आइटा के एक्स, ये वाला के और ये वाला के दोनों बराबर है, और इधर क्या कर दूं एफ ई टू द पावर माइनस आइटा के एक्स। इधर रिफ्लेक्टिंग वेव नहीं है तो ये कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, और ये कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो साई थर्ड अपने पास में क्या आ जाएगा दोस्तों ई टू द पावर आइटा के एक्स रहेगा। यानी साई थर्ड की वैल्यू अपने पास में क्या रहेगी ई टू द पावर आइटा के एक्स, साई थर्ड की वैल्यू अपने पास में रहनी है। बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई कि साई फर्स्ट क्या है ए ई टू द पावर आइटा के एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस आइटा के एक्स, ऑसिलेटरी टाइप का वेव फंक्शन होगा। साई सेकंड क्या है सी ई टू द पावर आइटा के वन एक्स, के की वैल्यू कितनी है भाई देखो 0 0 है, तो के की वैल्यू यहां से देखिए, के की वैल्यू मैं लिख देता हूं, के बराबर कितना हो गया 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, अपन को याद रखनी है। और k1 की वैल्यू कितनी है भाई 2m, ज्यादा क्या है e ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और क्या हो जाएगा दोस्तों e माइनस वी जीरो अंडर दी रूट। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास में, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अपन को कैलकुलेशन क्या करनी है, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, अब दोस्तों इसमें भी क्या है, इसमें भी अपन को बाउंड्री कंडीशन लगानी है। बाउंड्री कंडीशन वही है कि साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड, कहां पर एट एक्स बराबर 0 पहले रीजन में, ठीक है, ये तो अपन को है। और इनका डिफरेंशिएशन वो भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा, वो भी क्या है एट एक्स बराबर 0। यहां से ए और बी में संबंध आ जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे। दूसरी बाउंड्री कंडीशन वही बाउंड्री कंडीशन साई सेकंड बराबर साई थर्ड, कहां पर एट एक्स बराबर ए, और क्या हो जाएगा साई सेकंड का डिफरेंशिएशन बराबर साई थर्ड का डिफरेंशिएशन एट एक्स बराबर ए। यहां से क्या आ जाएगा इसमें ई और एफ में संबंध आ जाएगा, और फिर अपन को क्या निकालना है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपन को कैलकुलेट कर लेना है। रिफ्लेक्शन अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आर इक्वल्स टू वही अपना, तो बात क्या है भाई जे इंसिडेंट बटे रिफ्लेक्टेड, तो जे रिफ्लेक्टेड बटे जे इंसिडेंट, ठीक है। ध्यान से देखो ये रिफ्लेक्टेड वेव और ये क्या है सॉरी ये रिफ्लेक्टेड और ये इंसिडेंट, तो b अपॉन ए का मॉडुलस आ गया। r बराबर क्या आ जाएगा b का मॉडुलस स्क्वायर बटे a का मॉडुलस स्क्वायर, या b अपॉन ए का मॉडुलस स्क्वायर। और यहां से अपन लिखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये अपन को याद रखना है क्या आ जाएगा 1 प्लस 4e e माइनस वी जीरो बटे यह है वी जीरो स्क्वायर, और वहां देखो साइन हाइपरबोलिक था, यहां है साइन स्क्वायर के वन इंटू ए, याद रखोगे उसमें इसमें यह अंतर है, वहां साइन हाइपरबोलिक आया था और यहां क्या है दोस्तों के वन, केवल हाइपरबोलिक की टर्म इसमें नहीं है। आर बराबर क्या आएगा 1 प्लस 4e e माइनस वी जीरो बटे वी जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन इंटू ए की घात कितनी हो जाएगी -1, और यहाँ के वन का जो मान है के वन बराबर क्या आ जाएगा अंडर दी रूट 2m क्या आ जाएगा e माइनस वी जीरो और बटे क्या हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर। के वन बराबर क्या है 2m e माइनस वी जीरो बटे h क्रॉस स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये क्या है दोस्तों रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की अपन बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू वही काम j ट्रांसमिशन या j ट्रांसमिटेड
बटे क्या हो जाएगा जे इंसिडेंट। तो ट्रांसमिटेड क्या है दोस्तों ई है और इंसिडेंट क्या है ए है, तो ये क्या हो जाएगा बराबर ई का मॉडुलस स्क्वायर बटे ए का मॉडुलस स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जो अपन को याद रखनी है, t इक्वल्स टू 1 प्लस इसका जस्ट उल्टा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 इंटू ए, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 इंटू ए और बटे क्या हो जाएगा भाई 4e और क्या हो जाएगा e माइनस v0 और की घात कितनी हो जाएगी -1। कितनी हो जाएगी -1 घात हो जाएगी इसकी। कितनी हो जाएगी दोस्तों -1 घात आ गई। अब देखिए अपन इसमें कंडीशन लगा रहे हैं। अपने पास में एक तो ये इक्वेशन होगी, ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन जो भी माने कैपिटल ए और इसको अपन इक्वेशन मान लेते हैं कैपिटल बी। कैपिटल ए और कैपिटल बी इक्वेशन अपने पास में आ गई। अब टी की बात अपन कर रहे हैं तो टी के लिए इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी दोस्तों, देखिए यहां से एक संबंध बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आना है। ठीक है, यहां तो देखिए टी बराबर क्या आया 1 प्लस v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1 इंटू ए बटे 4e और क्या आ जाएगा e माइनस v0 की घात कितनी आ गई -1। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए यदि t की वैल्यू अपन को 1 करनी है, t की वैल्यू यदि अपन 1 करें तो v0 तो क्या है कांस्टेंट है भाई, विड्थ है। तो इसमें अपन क्या करें, यदि या अपन ऐसे लिख सकते हैं 4t टेंस टू 1 कि सारी के सारे जो पार्टिकल आ रहे हैं इंसिडेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए ट्रांसमिटेड हो जाए, एक भी रिफ्लेक्टर नहीं हो। तो t इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, कब हो सकता है when साइन स्क्वायर k1 इंटू ए की वैल्यू क्या हो दोस्तों टेंस टू 0। यही मतलब हुआ कि ये वाली वैल्यू यदि 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी t बराबर 1, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। समथिंग अपॉन 0 बराबर 0 और t बराबर 1 की घात -1 बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो t बराबर यदि अपन को 1 करना है दोस्तों तो साइन स्क्वायर k1 ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, टेंस टू 0 होनी ही चाहिए। और अब देखिए यहां से यदि साइन स्क्वायर k1 इंटू ए बराबर 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि साइन k1 इंटू ए का मान भी 0 होगा। अब अपन देखें कि साइन की वैल्यू 0 कब होती है, तो यहां से अपन देखें दोस्तों साइन k1 इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा साइन n पाई। ठीक है, यहां से अपन साइन को अपन वैसे मिटाएं, वैसे मिटा नहीं सकते हैं लेकिन अपन गायब कर रहे हैं, k1 इंटू ए बराबर क्या हो गया दोस्तों n पाई। ठीक है, और यहां से k1 बराबर n पाई अपॉन ए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। क्या आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। यहां से अपन बात करें तो k1 स्क्वायर बराबर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन क्या आ गया a स्क्वायर आ गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, n स्क्वायर k1 स्क्वायर दोनों तरफ वर्क किया तो k1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन क्या आ गया दोस्तों a स्क्वायर अपने पास में आ गई टर्म। ठीक है, अब देखिए ये आ गया तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में k1 स्क्वायर। तो k1 की वैल्यू अब अपन जानते हैं क्या होता है भाई k1, तो k1 बराबर है 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और e ज्यादा है, e ज्यादा है तो e माइनस v0 अंडर द रूट, ये k1 है। तो k1 स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस v0 और बराबर क्या हो गया भाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। ठीक है भाई, यहां से अपन बात करें तो देखो इंप्लाइज दैट e माइनस v0 को तो छोड़ दो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बटे 2m a स्क्वायर। ठीक है, और यहां से e का मान क्या हो गया v0 प्लस पक्षांतरण कर देंगे तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2m इंटू a स्क्वायर। यह आ गई उसकी एनर्जी E कि एनर्जी का मान कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए तो ही ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या हो सकता है दोस्तों 1 हो सकता है। यहां से आप
इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई फर्स्ट के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन, एन स्क्वायर, एन बराबर 1 रखें, पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर प्लस क्या है v0 है, तो यहां से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई, इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है। दूसरी डी ब्रोगली वेवलेंथ देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्योंकि पार्टिकल है वो वेव रूप में चल रहा है ना भाई, पार्टिकल अपन ने बनाया, देखो यहां से अपन बना रहे हैं क्या कि भाई ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, ये एनर्जी है, ठीक है, तो पार्टिकल कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है वेव में, और यहां तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पार्टिकल इसके अंदर आ जाएगा तो टू एंड फ्रो करेगा, टू एंड फ्रो करेगा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो सकता है और यहाँ एम्पलीट्यूड कम हो सकता है, तो ये इस हिसाब से बन जाएगी वेव। ठीक है, यहाँ तो एम्पलीट्यूड कम क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ तो अकेली वेव चल रही है और यहाँ क्या करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी तो स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो जब पार्टिकल वेव लाइक नेचर में चल रहा है, इसका मतलब वो वेव कौन सी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, और अपन इसको ही बेचारी को भूल गए। तो देखिए क्या करते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या कहती है, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। एच आप जानते हो प्लैंक कांस्टेंट है और पी क्या है, मोमेंटम, और लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन के, ये भी होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, लैम्डा बराबर 2 पाई अपॉन के, और के की वैल्यू अपन ने जानी है, तो क्या हो जाएगा, के का मतलब या k1 एक ही बात है, तो 2 पाई अपॉन एन पाई, और पाई से पाई कट गया तो ये क्या आ गया, 2a अपॉन क्या हो गया दोस्तों, n हो गया, तो यहां से n लैम्डा बराबर क्या आ गया, 2a, n लैम्डा बराबर क्या आ गया, 2a, और यहां से विड्थ अपन निकालें डी ब्रोगली वेवलेंथ के टर्म में, तो विड्थ क्या हो गई, n अपॉन 2 इंटू क्या हो गया, लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसको अपन लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखें, ए तो क्या है विड्थ, ए तो क्या है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर की दोस्तों क्या है विड्थ होगी, तो इसको मैं क्या लिखूं, ए का मतलब क्या हो गई, विड्थ बराबर क्या हो गया, मैं एन अपॉन 2, और ये क्या हो गई, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये क्या हो गई दोस्तों, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो गया, विड्थ बराबर क्या हो गई, डी ब्रोगली वेवलेंथ हो गई। ए क्या है विड्थ बराबर एन अपॉन 2, और ये क्या होगी, डी ब्रोगली वेव लेंथ होगी अपने पास में। यहां से देखिए ए का मान क्या है, एन लैम्डा अपॉन 2, एन लैम्डा अपॉन 2, यदि एक एन बराबर अपन 1 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 2, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी है, 1 है। ऐसे ही दूसरी वैल्यू क्या है भाई, एन की वैल्यू 2 रखेंगे अपन, 2 रखेंगे तो 2 अपॉन 2, ठीक है, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 लैम्डा बटे 2, भाई लैम्डा बटे 2, ये 1 रखेंगे तो ये लो 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2, ये क्या हो जाएगी, n बराबर 3 रखेंगे, एंड सो ऑन, इसी हिसाब से चलता रहेगा। और लास्ट में यदि अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, n लैम्डा के लिए n लैम्डा अपॉन 2 अपन ऐसा लिख देंगे। ये किसके लिए है, ये n बराबर किसके लिए है दोस्तों, n बराबर n के लिए है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आई, क्या आई उसको मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या है, व्हेन बैरियर विड्थ ए, देखिए व्हेन बैरियर विड्थ ए जो विड्थ है वो लैम्डा बाई 2 का क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो व्हेन बैरियर विड्थ ए इज एन इंटीग्रल नंबर when barrier width a is an, यहां लिख रहा हूं, is an integral number of half wavelength, हाफ वेवलेंथ का मतलब है लैम्डा बटे 2, लैम्डा बटे 2 हो गया, इसका 1 हो गया इंटीग्रल मल्टीपल, 2 हो गया इंटीग्रल मल्टीपल लैम्डा बाई 2 का, 3 हो गया लैम्डा बाई 2 का, 4 होगा तो 4 लैम्डा बाई 2, 5 होगा तो 5 लैम्डा बाई 2, n है तो n लैम्डा बाई 2। तो अपन ने लिखा व्हेन बैरियर विड्थ a, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे अपन, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। व्हेन बैरियर विड्थ a इज एन इंटीग्रल नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ, then
then the barrier becomes transparent. Barrier becomes transparent to the incident beams. कि क्या बन जाता है, इंसिडेंट बीम के लिए एकदम ट्रांसपेरेंट बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये यदि वेवलेंथ की पार्टिकल इंसिडेंट हो रही है तो इनके लिए रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, वो सारी के सारे पार्टिकल जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे, बिकॉज इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट। कैसा, ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, ट्रांसपेरेंट टू द इंसिडेंट बीम्स। दैट इज ट्रांसपेरेंट बन गया तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज टी बराबर कितना हो जाएगा, 1। दिस इज, ये फिनोमिना है, दिस इज एनालॉगस टू, किसके अनुरूप है वही है, दिस इज एनालॉगस टू द केस ऑफ टोटल transmission of light through thin refracting layers। कि सारे के कितने भी लेयर्स हो जाए, सारे के सारे पार्टिकल हैं उसको क्या कर जाएंगे, क्रॉस करके चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी कि यदि ये इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, लैम्बडा बाई 2 का, तो जितने भी पार्टिकल उस पर इंसिडेंट हो रहे हैं उनके लिए अपनी जो रेक्टेंगुलर जो पोटेंशियल बैरियर है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, और ये किस, दिस इज एनालॉगस टू द केस ऑफ टोटल ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, प्रकाश, लाइट भी एक वेव है, लाइट पार्टिकल भी वेव हो गए, लाइट थ्रू थिन रिफ्रैक्टिंग लेयर्स। समझ में आ गई बात, इंपॉर्टेंट बातें ये हैं। अब देखिए आगे क्या है, अब अपन लिमिट E टेंस टू V0 करें, जो अपन ने पहले वाले केस में की थी। व्हेन लिमिट E टेंस टू V0, हाँ, व्हेन लिमिट E टेंस टू V0, यदि E को V0 के तरफ ले जाएं तो T की वैल्यू E टेंस टू V0, देखिए क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस m V0 a स्क्वायर अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर, ये अपन ने पढ़ा था कि घात कितनी हो जाएगी, -1। और r क्या हो जाएगा इसके लिए, r हो जाएगा लिमिट E टेंस टू V0 बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस जस्ट इसका उल्टा m V0 a स्क्वायर की क्या हो जाएगा घात -1। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा t और ये क्या हो जाएगा r। जब t और r में दोस्तों अपन ग्राफ खींचेंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको याद रखना है कि ग्राफ कैसे आएगा। जैसे जैसे t की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे r की वैल्यू डिक्रीज होगी, और इस हिसाब से होगी कि r प्लस t दोनों का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये आ गया। अब अपने को देखो ग्राफ, ठीक है भाई, ग्राफ किस में है, E अपॉन V0 में, और या तो R भी हो सकता है, रिफ्लेक्टन कोफिशिएंट भी हो सकता है और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी हो सकता है। तो R और T दोनों में है। ये वैल्यू अपन ने ये मान ली कि ये क्या है 1.0 है, और ये क्या है 0.5, और ये क्या है 0। ठीक है, यहां मैं 1 मान लेता हूं, इसका मतलब यह हो गया कि E अपॉन V0 इस जगह क्या है 1 है, यानी E बराबर क्या है दोस्तों V0 है। E बराबर क्या है V0 है। तो इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आएगी यहां से। ठीक है, ठीक है। अब
ये यहां से अपन कटाएंगे इसको, तो t 0 पर, जब E अपॉन V0 की वैल्यू क्या है 0 है, तब t की वैल्यू क्या है 0। किसी प्रकार का कोई ट्रांसमिशन नहीं है, केवल और केवल क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई, इस हिसाब से कि रिफ्लेक्शन तो धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी तो रिफ्लेक्शन तो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और ट्रांसमिशन पहले ऐसे और फिर ट्रांसमिशन हो जाएगा ऐसे, फिर ट्रांसमिशन तो धीरे 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 बढ़ता हुआ इस हिसाब से हो जाएगा, फिर धीरे धीरे इस हिसाब से होता हुआ एकदम कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये तो क्या है, टी, किसको शो कर रहा है, टी को शो कर रहा है। और जो रिफ्लेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो कैसे होगा भाई, वो ऐसे आएगा इस हिसाब से, फिर नीचे, फिर ऐसे ऊपर उठेगा, थोड़ा ऊपर उठेगा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना ये ऊपर उठा है उतना होगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, लास्ट में कम हो जाएगा इस हिसाब से। ये कहाँ पर, 2 पर, फिर ये कहाँ पर, 3 पर और कम हो जाएगा, 4 पर और कम हो जाएगा, एंड सो। ये किसको शो कर रहा है, आर को। इसमें इतना बम्पिंग नहीं है, इतना इसमें बम्पिंग नहीं है भाई, इसमें इस हिसाब से ऐसे राउंड शेप में। तो ये तो वैल्यू क्या है कि इस पॉइंट पे तो ये क्या है, लगभग दोनों बराबर है इस पे, तो कि जितना आर है उतना ही टी है, यानी 50-50, 50% प्रोबेबिलिटी है कि 50% पार्टिकल तो ट्रांसमिट हो गए और 50% पार्टिकल क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। और उसके बाद में ट्रांसमिशन तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज जैसे जैसे एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे ट्रांसमिशन तो क्या आ रहा है, 1 के करीबन आ रहा है, और रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, टेंड्स टू 0। तो कम एनर्जी के लिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ज्यादा है, और ज्यादा एनर्जी के लिए ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड केस में तो है ही क्या, ट्रांसमिशन ही है भाई, रिफ्लेक्शन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसको अपन कैसे डिफाइन करें कि जैसे जैसे ई के मान में वृद्धि होती है, जैसे जैसे ई के मान में वृद्धि हो रही है, आर तथा टी इस प्रकार से मूव करते हैं कि एक की वैल्यू इंक्रीज है तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज, या एक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो दूसरे की वैल्यू इंक्रीज, इस हिसाब से मूव करते हैं कि आर प्लस टी का मान क्या रहे दोस्तों, 1 रहे। क्या रहे, आर प्लस टी का मान 1 रहे। और एनर्जी के बहुत अधिक मान के लिए, या अपन ये कह सकते हैं टी के बहुत अधिक मान के लिए, ई अपॉन या ई के बहुत अधिक मान के लिए टी का मान 1 तथा आर का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, टी के बहुत ज्यादा मान के लिए अपन ये लिख सकते हैं। तो देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात होगी कि when we increase the value of E की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, देन R and T adjusted itself for, किसके लिए, adjusted itself for R plus T equals to 1, इसको फॉलो करने के लिए कि R plus T के मान है वो 1 रहे। यदि R इंक्रीज हो रहा, R डिक्रीज हो रहा है तो T इंक्रीज हो जाएगा, T इंक्रीज हो रहा है तो R डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कि इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कि इन दोनों का योग क्या आ जाए अपने पास में, 1 आ जाए, ठीक है ना। एंड फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ ई की बड़ी वैल्यू के लिए, बहुत अधिक मान के लिए, T अप्रोसेस टू 1 एंड R अप्रोसेस टू 0। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि जैसे जैसे अपन ई के मान में वृद्धि कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आर तथा टी इस हिसाब से दोलन करते हैं, मूव करते हैं या एडजस्ट करते हैं कि आर प्लस टी का मान क्या रहे दोस्तों, 1 रहे। यदि टी ई की मान अपन और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है उसका मान अपन और ज्यादा कर देते हैं, तो टी का मान किसको अप्रोच कर रहा है, लगभग 1 को अप्रोच करेगा। और टी का मान यदि 1 को अप्रोच कर रहा है तो आर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, टेंस टू 0 हो जाता है। ये अपन को बात ध्यान में रखनी है दोस्तों। इस हिसाब से अपनी जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, अपन ने किस हिसाब से, एक चीज मैं और आपको डिस्कस कर देता हूं कि अपन ने जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर पढ़ी है उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, अपन ने ली है 0 to a। लेकिन कई बार एग्जाम में विड्थ दोस्तों कितनी ली जाती है,
मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि x बराबर -a से x बराबर +a विड्थ अपन लेते हैं, तो वहां से जो अपनी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात का। अपनी ओपोसिटी भी चेंज हो जाएगी क्योंकि a की जगह विड्थ 2a आ जाएगी। तो ये सारी टर्म आप चेंज हो सकती हैं। कैसे चेंज होंगी, जो मैंने आपको वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में बताया कि वही विड्थ चेंज होते ही सारी वैल्यू चेंज हो जाती हैं, एनर्जी भी चेंज हो जाती है, तो उसका आप लोग ध्यान रखोगे। यदि विड्थ -a से +a है तो विड्थ a की जगह क्या आ जाएगी, 2a आ जाएगी दोस्तों। और जो अपना टनलिंग इफेक्ट है, जो अपने क्वांटम में भी काम में आता है, जो अपने न्यूक्लियर फिजिक्स में भी काम में आता है, कि वहाँ अपन अल्फा पार्टिकल है, गमाउ टेलर थ्योरी में भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अपन पढ़ते हैं, तो इस हिसाब से इस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ लेना है। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं दोस्तों वो करना है। थोड़े से इन न्यूमेरिकलों की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ज़रूर टिपिकल है, लेकिन आपको वो कैलकुलेशन एक बार करके देखनी है, क्योंकि यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आना है। चाहे तो पोटेंशियल बैरियर से आ जाए, चाहे फाइनाइट पोटेंशियल स्क्वायर वेल से आ जाए, चाहे पोटेंशियल स्टेप से क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। और यही हो सकता है कि t⁻⁻2k1 × a, यही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के लिए किसके समानुपाती होता है, तो e⁻⁻2k1 × a, या k1 की वैल्यू लिखी आ सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे दोस्तों। चैनल को मैं आपको बहुत बोल चुका हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि चैनल यदि अपग्रेड करेगा, जोश बना रहेगा, फिर अपन एंट्रेंस एग्जाम की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, गेट की न्यूमेरिकल भी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, और नेट के तो अपन का चल ही रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक्स।